नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सृष्टि। बुलेटिन में आज बात होगी बीजेपी में नीतीश के डर की, जानेंगे पीएम मोदी के मन की बात और संघ पर राहुल के जवाब की। साथ ही बात होगी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की परेशानी की और बुलेटिन के आखिर में बात सरकार की खुली पोल की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश में धूमधाम से मनाया गया विजयादशमी का पर्व। कई जगहों पर हुआ रामलीला का मंचन। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने दी बधाई। चार धाम यात्रा के कपाट बंद होने का शेड्यूल जारी। 15 नवंबर को श्री गंगोत्री धाम, 16 नवंबर को यमुनोत्री श्री केदारनाथ धाम और 19 नवंबर को बंद होंगे श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट। समय पर ईएमआई भरने वालों के लिए खुशखबरी। ईएमआई के लिए छूट लेने वालों के खाते में 5 नवंबर तक आएगा कैशबैक। और आईपीएल सीजन 13 में कल कोलकाता नाइट राइडर्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच खेला जाएगा मैच। प्लेऑफ के लिए दोनों टीमें होंगी आमने सामने। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार विधानसभा चुनावों में इस बार कांटे की टक्कर दिख रही है। तेजस्वी यादव की सभाओं में उमड़ती भीड़ और जेडीयू उम्मीदवारों का प्रचार के दौरान हो रहा विरोध बीजेपी को डरा रहा है। इसके बाद अब बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति बदल दी है। इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी। स्वागत है राजीव जी आपका। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले ये रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने जेडीयू के साथ गठबंधन तो कर लिया, लेकिन बीजेपी नेताओं को समझ में आ गया कि नीतीश से गठबंधन कर वो फंस गए हैं। नीतीश सरकार के खिलाफ जनता में जबरदस्ती आक्रोश है। वैसे नीतीश सरकार में शामिल तो बीजेपी भी है, लेकिन बिहार में पीएम मोदी को लेकर कोई गुस्सा नहीं दिख रहा, जिसे बीजेपी भुनाने में जुट गई है। बीजेपी की बिहार में 12 रैलियां रखी गई हैं, जिनमें से 3 हो भी चुकी हैं। पीएम नीतीश के लिए वोट मांगने बिहार पहुंचे थे, जिस कारण उनकी रैलियों में भी वो उत्साह नहीं दिखा जो आमतौर पर पीएम मोदी की रैलियों में दिखाई देता है। इसके बाद अब बीजेपी ने अपने प्रचार की रणनीति बदल दी है। बीजेपी के बैनर और पोस्टरों से नीतीश कुमार की तस्वीरें गायब होने लगी है। बीजेपी अब पूरी तरह से पीएम मोदी के नाम पर फोकस कर रही है। पार्टी ने हाल ही में समाचार पत्रों में पूरे पेज के विज्ञापन जारी किए। विज्ञापन में सिर्फ पीएम मोदी की फोटो है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात करने वाली बीजेपी ने विज्ञापन में उन्हें जगह भी नहीं दी है। साथ ही एक नारा भी छपा है, भाजपा है तो भरोसा है। विज्ञापन और नारे दोनों में ही जेडीयू और नीतीश कुमार से दूरी ही बनाए रखी गई है। एक कोने में जरूर एनडीए में शामिल चारों पार्टियों के चुनाव चिन्ह दिए गए हैं। बीजेपी के विज्ञापन में राज्य की राजनीति गर्मा गई है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि मेरे भाजपा के साथियों को ये समझ में आ गया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा पोस्टर बैनर में लगाने से नुकसान हो रहा है। थोड़ा अजीब लगता है कि जिनके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनकी तस्वीर से आप परहेज कर रहे हैं, लेकिन इससे भाजपा को लाभ होगा। चिराग के बयान से साफ है कि नीतीश के विरोध में एनडीए छोड़ने का उनका फैसला सही था और अब बीजेपी को भी इसका एहसास हो रहा है कि नीतीश के कारण पार्टी को नुकसान हो रहा है, जिस कारण बीजेपी अब अपने विज्ञापनों में नीतीश को जगह नहीं दे रही है। राजीव जी, बीजेपी के नेता दावा तो ये करते हैं कि बिहार में वो नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जब प्रचार की बात आती है तो बीजेपी के पोस्टर से नीतीश का नाम और तस्वीर दोनों गायब है। बीजेपी नीतीश का नाम भी नहीं लेना चाहती। क्या पार्टी मान चुकी है कि नीतीश के साथ जाने का उसका फैसला गलत था, या नीतीश के खिलाफ जनता के गुस्से को देखते हुए बीजेपी की ये नई रणनीति है? जी सृष्टि, नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर एनडीए मैदान में है और सीटों के बंटवारे से पहले ही भाजपा और जेडीयू के बीच तय हो गया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। ये हम सब जानते हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसे प्रसंग हुए हैं जिनसे नीतीश कुमार की स्वीकार्यता पर सवालिया निशान लग रहे हैं। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, राहुल गांधी, कन्हैया कुमार जैसे नेताओं ने बिहार में रोजगार, कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रवासी मजदूरों, इन सब के मुद्दों पर कई तीखे सवाल नीतीश सरकार से पूछे हैं, लेकिन इनमें से किसी का जवाब सरकार के पास नहीं है। नीतीश कुमार अपनी रैलियों में राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल सरकार की नाकामियां गिनाते हैं, जो 15 साल पुरानी बात है। आप याद कीजिए, ये 2005 से पहले की बात है। अभी के कई युवा मतदाता तो उस दौर से वाकिफ भी नहीं हैं, न ही बीती बातों को वो जानना चाहते हैं। वे तो केवल अपने भविष्य को सुरक्षित देखना चाहते हैं, जिसकी गारंटी नीतीश कुमार नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए उनकी रैलियों में कहीं लालू प्रसाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, तो कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी हुई है और एक आध जगह तो जूते चप्पल भी उछाले गए हैं। भाजपा ने इस तरह के विरोध का अनुमान नहीं लगाया होगा, लेकिन अब हकीकत सामने है तो भाजपा भी अपनी चाल बदल रही है। इसीलिए पोस्टर्स ही नहीं, अखबारों को दिए गए विज्ञापन में भी मोदी जी छाए हैं, मानो वे ही बिहार की सत्ता संभालेंगे।
भाजपा मोदी जी के नाम पर वोट तो मांग लेगी, लेकिन अगर एनडीए की जीत होती है तो क्या नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी या इस गठबंधन में पुराने वादे टूटेंगे? फिलहाल तो नीतीश कुमार के नाम पर जो बहार बिहार में बताई जा रही थी, वहां पतझड़ का मौसम देखने को मिल रहा है। सृष्टि, धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हर महीने के आखिरी रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित करते हैं। आज भी अपने कार्यक्रम मन की बात में पीएम मोदी ने देशवासियों को दशहरे की बधाई दी, साथ ही लोकल के लिए वोकल जैसी कई बातों पर जोर दिया। तो आपको बताते हैं कि पीएम ने और क्या कहा है। अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में पीएम मोदी ने देशवासियों को दशहरे की बधाई दी है। इस बार मन की बात कार्यक्रम में उम्मीद की जा रही थी कि पीएम महामारी को लेकर संवाद कर सकते हैं, और ऐसा हुआ भी। त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है, तो ऐसे में पीएम ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की। साथ ही पीएम मोदी ने त्योहारी मौसम शुरू होने से पहले लोकल वोकल पर जोर देते हुए कहा कि इस दौरान लोग खरीदारी करेंगे तो वोकल फॉर लोकल का संदेश जरूर याद रखें और स्थानीय और स्वदेशी सामानों को खरीदें। साथ ही इस बार दिवाली में एक दिया सीमा पर तैनात जवान के नाम पर जलाएं। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने खादी का भी जिक्र करते हुए कहा कि खादी हमारी सादगी की पहचान रही है, लेकिन हमारी खादी आज इको फ्रेंडली फैब्रिक के रूप में जानी जा रही है। ये बॉडी फ्रेंडली फैब्रिक भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारा देश एक है, लेकिन ऐसी ताकतें भी हैं जो हमारे मन में संदेह का बीज बोने की कोशिश करती रही है। देश ने ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। साथ ही इसके लिए देश की एकता का प्रचार प्रसार करने वाली वेबसाइट एक भारत गवर्नमेंट वेबसाइट देखने को कहा। अब देखने वाली बात ये होगी कि पीएम के कार्यक्रम को पिछली 2 बार की तरह डिसलाइक्स मिलने के बाद क्या इस बार जनता सराहती है या इस बार मन की बात कार्यक्रम पर नापसंदगी की हैट्रिक लगेगी। प्रधानमंत्री मन की बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी चीन की बात कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार बीजेपी को घेरते हैं और आज बीजेपी के साथ आरएसएस पर भी बरसते नजर आए। राहुल गांधी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के चीन पर दिए गए बयान पर जवाब दिया है। विजयदशमी के मौके पर आज संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संघ कार्यकर्ताओं को चीन मामले पर संदेश देते हुए बड़ा बयान दिया। संघ प्रमुख ने कहा कि महामारी के दौर में चीन को अभिमान था कि कोई उसका सामना नहीं कर पाएगा। इसी अभिमान में उसने हमारी सीमाओं का जो अतिक्रमण किया और जिस प्रकार का व्यवहार किया और कर रहा है, केवल हमारे साथ नहीं सारी दुनिया के साथ, वो तो सारी दुनिया के सामने साफ है। भारत की प्रतिक्रिया से चीन को धक्का लगा। मोहन भागवत ने कहा कि भारत का रुख देखने के बाद दुनिया के बाकी देशों ने भी चीन को अब डांटना शुरू कर दिया है, उसके सामने खड़ा होना शुरू किया है। मोहन भागवत के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे लेकर मोहन भागवत को ही घेर लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि चीन ने हमारी जमीन हथिया ली है और भारत सरकार और संघ प्रमुख ने देश की जमीन पर कब्जा होने देने की अनुमति दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि अंदर ही अंदर श्री भागवत सच जानते हैं, वो सिर्फ इसका सामना करने से डरते हैं। सच्चाई ये है कि चीन ने हमारी जमीन हड़प ली है और भारत सरकार और संघ ने ऐसा होने की अनुमति दी है। राहुल गांधी ने जहां चीन के मुद्दे पर मोहन भागवत को घेरा है, तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने जेडीयू को फिर से घेर लिया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने 15 साल के नीतीश राज की खूब खिंचाई की। रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव में सिने स्टार और पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा भी बांकीपुर से कांग्रेस उम्मीदवार है और अपने बेटे के लिए पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। चुनाव प्रचार के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा ने बिहार के भविष्य की बात कही और नीतीश कुमार को कोसते नजर आए। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी में बिहार का भविष्य नजर आ रहा है, क्योंकि वर्तमान सरकार से जनता उब चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं बाहरी नहीं बिहारी हूं, जो लोग मुझे और लव को बाहरी कहते हैं वो नादान है। शत्रुघ्न सिन्हा यही नहीं रुके, उन्होंने अपनी छवि को भी बेदाग बताते हुए इशारों में ही नीतीश पर निशाना साधा और साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि नीतीश कुमार मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन बिहार का भविष्य तेजस्वी है। इस दौरान शत्रुघ्न सिन्हा ने नीतीश कुमार को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि बिहार में बेरोजगारी का राज्य सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं, भुखमरी का कोई आंकड़ा नहीं है। साथ ही महामारी के दौर में पैदल घर लौटने वाले मजदूरों का भी कोई आंकड़ा नहीं है और न ही उन्हें कोई सुविधा मुहैया कराई गई। साथ ही बीजेपी के 19 लाख लोगों को रोजगार देने वाले बयान पर तंज कसते हुए सवालिया लहजे में कहा कि एनडीए नेताओं ने 10 लाख लोगों के रोजगार देने के मामले पर पहले तेजस्वी का मजाक उड़ाया, आज 19 लाख लोगों को खुद रोजगार देने की बात कर रहे हैं। अब पैसा कहां से आएगा?
आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान ही शत्रुघ्न सिन्हा ने तो ये भी भविष्यवाणी कर दी कि तेजस्वी 10 नवंबर को बिहार का वर्तमान बन जाएंगे। अब ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे कि कौन रहेगा वर्तमान और कौन रहेगा भविष्य। बिहार चुनाव में जहां बीजेपी की परेशानी बढ़ती जा रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश से उसके लिए राहत की खबर आई है। चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और धक्का लगा है। जहां पहले 25 विधायकों ने हाथ का साथ छोड़ दिया है, तो वहीं अब एक और विधायक ने उपचुनाव से ठीक पहले विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगा है। कांग्रेस के एक और विधायक ने उपचुनाव से ठीक पहले विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। दामोह से कांग्रेस विधायक राहुल सिंह ने अपना त्यागपत्र सौंप दिया। जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले राहुल सिंह ने प्रोटेम स्पीकर से मुलाकात की थी और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने का फैसला सुनाया था। हालांकि उस समय प्रोटेम स्पीकर ने उन्हें विचार करने के लिए 2 और दिनों का समय दिया था। इसकी समय सीमा खत्म हो गई थी। अब देखा जाए तो मध्य प्रदेश विधानसभा में एक और सीट खाली हो गई है, जिस पर बाद में उपचुनाव होगा। बता दें कि राहुल सिंह पहली बार जीतकर विधायक बने थे, लेकिन 1.5 साल के बाद ही उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि इससे पहले ही 25 विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं। 3 नवंबर को मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान होगा। लेकिन अब जिस तरह से पार्टी के एक और विधायक ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, तो सवाल उठता है कि क्या एक बार फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राह मुश्किल हो सकती है। मध्य प्रदेश में भले ही बीजेपी को थोड़ी राहत भरी खबर मिली हो, लेकिन राजस्थान सरकार केंद्र सरकार की परेशानी बढ़ाने वाली है। गहलोत सरकार ने विधानसभा का सत्र बुला लिया है। इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी है। तो क्यों राजस्थान सरकार एक बार फिर बुलाना चाहती है विधानसभा सत्र, इस रिपोर्ट में देखिए। 24 अगस्त को राजस्थान विधानसभा के 5वें सत्र की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी, लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार के अन्नदाताओं को लेकर बनाए गए कानूनों के विरोध में राजस्थान में फिर से सत्र बुलाया गया है। माना जा रहा है कि पंजाब की तर्ज पर अशोक गहलोत सरकार भी कानून को खारिज कर सकती है। राजस्थान विधानसभा की बैठक 31 अक्टूबर से बुलाई गई है। इसके लिए राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। गहलोत सरकार ने भी पंजाब सरकार की तर्ज पर तय किया है कि वो अन्नदाताओं से जुड़े कानूनों का विरोध करेगी और 31 अक्टूबर को शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान ये प्रस्ताव लाया जाएगा। इससे पहले पंजाब सरकार ने भी विधानसभा में तय किया कि अन्नदाताओं को लेकर केंद्र में लाए गए तीनों कानूनों को निरस्त माना जाएगा। आपको बता दें कि जहां कांग्रेस सत्ता में है, वहां कांग्रेस ने पहले ही ऐसे कानूनों को बनाने के लिए आग्रह किया था, जिससे किसानों को लेकर केंद्र द्वारा लाए गए विधेयकों को निरस्त किया जा सके। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में हम अन्नदाताओं के पक्ष में मजबूती से खड़े हैं। साथ ही साफ तौर पर कह चुके हैं कि कांग्रेस लगातार किसान विरोधी कानून जो NDA सरकार ने बनाए हैं उसका विरोध करती रहेगी। यानी साफ है कि कांग्रेस किसी भी सूरत में नए कृषि कानूनों को लागू नहीं होने देगी। इसके लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। तो साफ है कि कृषि कानून पर सरकार की परेशानी खत्म होने वाली नहीं है। अब बुलेटिन के आखिर में बात सरकार की खुली पोल की। मोदी सरकार दावा भले ही करती हो कि 6 साल में वर्क कल्चर बदला है, अब किसी काम के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता, लेकिन हकीकत क्या है, ये खुलासा किया है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट ने, जिसमें बताया गया है कि सरकार की लेट लतीफी के कारण 441 परियोजनाओं का खर्च 4,35,000 करोड़ रुपए तक बढ़ गया है। क्या कहती है ये रिपोर्ट, समझिए। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने परियोजनाओं की लागत में बढ़ोतरी के आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़ों के मुताबिक बुनियादी ढांचा क्षेत्र की 150 करोड़ रुपए और इससे ज्यादा के खर्च वाली 441 परियोजनाओं की लागत का तय अनुमान 20% यानी करीब 4,35,000 करोड़ रुपए था, लेकिन बाद में तय अनुमान से ज्यादा का बजट इन परियोजनाओं पर खर्च हो चुका है। इसमें से कई परियोजनाएं तो देरी से चल रही हैं। मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया है कि 1,661 परियोजनाओं में से 539 बड़ी परियोजनाएं देरी से चल रही हैं, जिस कारण इनका बजट बढ़ता जा रहा है। इन सभी 1661 परियोजनाओं की मूल लागत 20 लाख करोड़ रुपए थी, लेकिन परियोजनाओं के समय से पूरा न हो पाने के कारण इनकी लागत बढ़ते हुए 25,63,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। अगस्त तक इन परियोजनाओं पर 11,48,621 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। जो परियोजनाएं देरी से चल रही हैं, उनमें 128 परियोजनाएं 1 महीने से 12 महीने, 128 परियोजनाएं 13 से 24 महीने, 167 परियोजनाएं 25 से 60 महीने और 116 परियोजनाएं 61 महीने की देरी में चल रही हैं। कुल मिलाकर इन 539 परियोजनाओं की देरी का औसत 43 महीने है।
और अगर इन परियोजनाओं में काम में तेजी नहीं आती तो बजट और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।